हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 जैव प्रक्रम के बारे में, और मैंने अपने पिछली वीडियो में आप लोगों को पोषण के बारे में बताया था। अमीबा में पोषण और पौधों में पोषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण की घटना कैसे होती है। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो न देखी हो तो उसे ज़रूर देखें। और आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान सजीव यानी कि मनुष्य। मनुष्यों में जो पोषण होता है वो कैसे होता है, यानी कि आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। मनुष्य में पोषण कैसे होता है, आज इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो मनुष्य है, मनुष्य में जो पोषण होता है वो आपके कुल 5 स्टेप में होता है। तो ये आपके मनुष्य में पोषण के स्टेप हैं: अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण। ठीक है, इसको स्टेप वाइज हम आइए जानते हैं। अंतःग्रहण क्या होता है? अंतःग्रहण का मतलब होता है कि मुंह में भोजन को जब हम ग्रहण करते हैं, यानी कि मुंह में भोजन लेने की प्रक्रिया को कहते हैं अंतःग्रहण। ठीक है, तो जब मुंह में हम अपना भोजन ग्रहण करते हैं उसके बाद से हम भोजन का पाचन स्टार्ट करते हैं। तो पाचन होता क्या है? पाचन का मतलब होता है कि जो भी हम खाद्य पदार्थ लेते हैं वो जो होता है जटिल अणु में होता है। जो खाद्य पदार्थ हम लेते हैं यानी कि अंतःग्रहण के रूप में जो खाद्य पदार्थ हम लेते हैं वो एक जटिल अणु के रूप में होता है। तो हमारे लिए आवश्यक होता है कि उसको सरल अणुओं में विभाजित कर दिया जाए। अगर हम उसको सरल अणु में नहीं तोड़ेंगे तो जो हमारी आंत है या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसे अवशोषित नहीं कर पाएगा। तो इसलिए उसको जटिल अणु से सरल अणु में विभाजित करना आवश्यक होता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं पाचन। यानी कि पाचन का अर्थ होता है कि जटिल से सरल, यानी कि जटिल अणु या जटिल पदार्थ को सरल या अणु या सरल पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को बोलते हैं पाचन। अब ये होता कैसे है, यानी कि जटिल अणु से सरल अणु में जो भोजन होता है वो टूटता कैसे है? तो उसके लिए हमारे शरीर के अंदर कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। यानी कि एंजाइम की सहायता से जो भोजन के जटिल अणु होते हैं वो सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, एंजाइम क्या होता है देख लेंगे। एंजाइम क्या होता है? तो वैसे तो एंजाइम के अलग अलग यूज हैं। ठीक है, अगर हमारे बॉडी के कोशिका लेवल पर देखा जाए तो जो कोशिका लेवल पे जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो एंजाइम के माध्यम से ही संभव होती हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एंजाइम की परिभाषा हम कह सकते हैं कि एंजाइम वे रासायनिक पदार्थ हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। यानी कि एंजाइम वे रासायनिक पदार्थ हैं जो भोजन को पचाने में या भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विभाजित करने के लिए सहायक होते हैं। अब हमारा जो भोजन पच जाता है, ठीक है, इसके बाद नंबर आता है अवशोषण का। तो जो पचने के बाद जो हमारे लिए उपयोगी खाद्य पदार्थ होता है, यानी कि जो हमारे उपयोगी पार्ट होता है उसको आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। जो हमारी बॉडी के लिए उपयोगी होते हैं, जो उपयोगी पदार्थ होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इनको क्या करती है हमारी आंत जो है उनको अवशोषित कर लेती है। तो इस क्रिया को बोला जाता है अवशोषण। यानी अवशोषण का मतलब हो गया कि जो उपयोगी खाद्य पदार्थों को आंत के द्वारा अवशोषित करने की क्रिया को अवशोषण करते हैं, अवशोषण कहते हैं। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब होता है कि अब जब हमारी आंत अवशोषित कर लेती है तो वो जो खाद्य पदार्थ होता है वो हमारे ब्लड में आकर के घुल जाते हैं और इस ब्लड के माध्यम से शरीर यानी कि हमारे पूरे बॉडी में वो फैल जाते हैं। तो अब इसके बाद जहाँ पे जैसी आवश्यकता होती है, ठीक है, जहाँ पे जैसी आवश्यकता होती है उस तरह से जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनको ब्लड के माध्यम से हम हर जगह पहुंचाते हैं। तो इस क्रिया को बोलते हैं स्वांगीकरण। यानी कि जो हमारा अवशोषित भोजन है, अवशोषित भोजन को शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाने की क्रिया को कहते हैं स्वांगीकरण।
तो अब यहाँ पे जैसे कि हमने भोजन के जटिल अणु को सरल अणु में, छोटे छोटे अणुओं में विभाजित किया था, लेकिन आवश्यकता के अनुसार वो अणु जो हैं फिर मिल करके जटिल अणु भी बन जाते हैं। जहाँ पे जैसी आवश्यकता होती है वैसे उसी हिसाब से ही खाद्य पदार्थ यानी खाद्य सामग्री जो है ब्लड के माध्यम से पहुँचाई जाती है। अब यहाँ से जब हमने जो हमारे लिए उपयोगी था उसको हमने अवशोषित कर लिया, ब्लड के माध्यम से हमने अपने बॉडी में उसको भेज दिया, ठीक है। इसके बाद भी हमारे शरीर के अंदर कुछ अपचित भाग बच जाता है, यानी कि कुछ अपशिष्ट बच जाता है, जिसको हमारी जो आंत है अवशोषित नहीं करती है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक नहीं होता है, उसको क्या करते हैं हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस क्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। यानी कि बहिक्षेपण का अर्थ होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम बहिक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि मनुष्य में पाचन कैसे होता है। तो ये आपका जो है मानव पाचन तंत्र है, ये मानव पाचन तंत्र, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट में जो है मनुष्य में पाचन होता है। और यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि मानव पाचन तंत्र में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले होता है आहार नाल, यानी कि मानव पाचन तंत्र में सबसे पहला जो पार्ट है वो है आहार नाल। आहार नाल जो है एक पाइप है, ठीक है, एक पाइप है, यानी कि समझे एक नली है जो करीब 8 से 10 मीटर लंबी है, जो आपका मुख से लेकर के गुदा द्वार तक, ये मुख है, मुख से लेकर के गुदा द्वार तक 8 से 10 मीटर लंबी एक नली है, जिसमें भोजन का, संपूर्ण भोजन का जो है पाचन होता है। और इसकी जो आकृति है बदलती गई है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक नली के रूप में जाती है, ठीक है, इसको ग्रसिका बोला जाता है। फिर ये यहाँ पे आकर के थोड़ा चौड़ा हो जाता है, तो इस चौड़े भाग को बोलते हैं आमाशय, ठीक है। आमाशय में भोजन का पाचन होता है। फिर देखिए यहाँ से आकर के थोड़ा पतला हो गया है, इसको बोला जाता है छोटी आंत या क्षुद्रांत। फिर यहाँ से ये जो है आपका खुल जाता है इस चौड़े वाले भाग में, इसको बोला जाता है बृहदांत या बड़ी आंत। और फिर इसके बाद आपका गुदा द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये जो है आपका संपूर्ण जो मानव का पाचन तंत्र है, यानी कि आहार नाल है, जो करीब 8 से 10 मीटर लंबा होता है। और इसमें भोजन का स्टेप वाइज पाचन होता है। आगे हम बताएंगे आपको आमाशय में पाचन कैसे होता है, छोटी आंत में पाचन कैसे होता है, बड़ी आंत में पाचन कैसे होता है। तो जो भोजन का मूल रूप से पाचन होता है वो जो है आपका छोटी आंत में होता है। जो भोजन का मूल रूप से पाचन होता है वो छोटे, यानी कि संपूर्ण भोजन का पाचन हमारी छोटी आंत में ही हो जाता है, और यहीं से जो है भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है। तो इसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। फिर हमारी दूसरी चीज़ इसमें होती है ग्रंथि। तो जो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है उसमें कुल 5 ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहली ग्रंथि है लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, क्षुद्रांत की भित्ति। इन ग्रंथियों का कार्य क्या है? ये ग्रंथियां जो हैं तमाम तरह के एंजाइम का स्रावण करती हैं। जैसे कि मैंने पीछे बताया एंजाइम का कार्य क्या है पाचन में, वो भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने के लिए मदद सहायता करते हैं। तो ये जो एंजाइम होते हैं इन ग्रंथियों के माध्यम से ही निकलते हैं। लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, यकृत। लार ग्रंथि जो होती है आपके मुख में पाई जाती है लार ग्रंथि, ठीक है। इसी तरह से जठर ग्रंथि है, फिर ये आपका यकृत है, अग्नाशय, ये जो है आपकी अग्नाशय ये ग्रंथि है, और क्षुद्रांत, क्षुद्रांत की भित्ति, यानी कि ये जो हमारी क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत की भित्ति में भी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो हमारे भोजन को पचाने में सहायक होती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मनुष्यों में पाचन कैसे होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम जानेंगे कि हमें पाचन किसका किसका करना होता है। तो कोई भी चीज़ जब हम भोजन, यानी कि जब या भोजन या कोई भी चीज़ जब हम ग्रहण करते हैं तो वो 3 चीज़ उसमें होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन
और वसा। ठीक है, यानी कि ये हम तीन चीज़ें भोजन के द्वारा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। अब पूरे पाचन में क्या होता है कि जब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा लेते हैं तो ये जो होते हैं एक जटिल अणु में होते हैं। इन्हीं का विभाजन यानी कि इन्हीं को तोड़ करके सरल अणु यानी कि उनको ग्लूकोज बनाया जाता है। यानी कि इन तीनों को तोड़ करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। तोड़ना क्यों आवश्यक होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो क्षुद्रांत होता है वो उपयोगी पदार्थों को अवशोषित करता है। यदि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा इनके जटिल अणु को सरल अणुओं में विभाजित नहीं किया जाएगा, यानी इन ग्लूकोज नहीं बनाया जाएगा, तो ये जो हमारा क्षुद्रांत है उसकी भीति जो है उनको अवशोषित नहीं कर पाएगी। तो इसलिए यहाँ पे हमको तीन चीज़ों का पाचन करना होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि पूरे आपके पाचन तंत्र में तीन चीज़ों का मेन रूप से पाचन होता है। किसका किसका, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। और जो मनुष्य में पाचन होता है उसके मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब वो भोजन को ग्रहण करता है तो वहाँ से ही पाचन की क्रिया जो है शुरू हो जाती है। तो जैसा कि अब यहाँ पे हम स्टेप वाइज देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि मुख में किसका पाचन होता है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मुख में सिर्फ व सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक है, यानी कि ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुख में किसका पाचन शुरू हो जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो है पाचन वो मुख से ही शुरू हो जाता है, प्रोटीन और वसा का नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम मुख के माध्यम से भोजन को अंतःग्रहण करते हैं, उसके बाद दांत को भोजन से चबा करके छोटा कर लेते हैं। क्यों, यदि हम दांत के द्वारा भोजन को चबा के छोटा नहीं करेंगे तो भोजन जो है आगे जाने में परेशानी होगी, क्योंकि ये जो हमारा आहार नल होता है वो बहुत ही नाजुक होता है, तो उसको फटने का भी डर रहता है। तो इसलिए यहाँ पे दांत से जो है चबाना भोजन को बहुत ही आवश्यक होता है। इसके बाद जीवा जो है भोजन को लार के साथ मिलाती है। क्यों, क्योंकि अगर भोजन में लार को अच्छे से नहीं मिलाया जाएगा तो जो भोजन होगा वो आपका मुलायम नहीं होगा। लार क्या होता है, अब इसके बारे में जानेंगे। लार अक्सर आप देखते हैं कि अगर जैसे कोई आप आम खा रहे हैं या 2-3 बार आम 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 कहने से क्या होता है, मुंह में पानी आ जाता है, या कोई खट्टी चीज़ देखते हो तो मुंह में पानी आ जाता है। तो वो कोई पानी नहीं है। ठीक है, पानी जैसी चीज़ जो आती है वो पानी नहीं है, वो एक प्रकार का एंजाइम है, उसे लार बोला जाता है, जो निकलता है आपके लार ग्रंथि से। ये जो आपका लार होता है वो लार ग्रंथि से निकलता है। लार ग्रंथि जो होती है वो जिह्वा के ठीक नीचे पाई जाती है, यानी कि जो आपकी जीभ है उसके नीचे पाई जाती है लार ग्रंथि, वहाँ से जो है ये लार निकलता है। ठीक है, इस लार का क्या काम है, लार भोजन में अच्छी तरह से क्यों मिल जाना चाहिए। जो लार होता है उसमें से एक एंजाइम निकलता है जिसको हम बोलते हैं एमाइलेज। एमाइलेज ये क्या करता है, मुंह में स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च को तोड़ करके वो सरल शर्करा में, यानी कि ये सरल शर्करा बना देता है, जिसको मल्टोज कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि स्टार्च क्या होता है, शर्करा क्या होता है। तो स्टार्च जो होता है वो एक प्रकार का आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट है। जो स्टार्च होता है जब हम भोजन करते हैं तो उसमें जो स्टार्च पाया जाता है वो एक प्रकार का जटिल कार्बोहाइड्रेट है, और उसको तोड़ करके वो सरल शर्करा बनाता है। ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि स्टार्च और शर्करा दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये जो है जटिल कार्बोहाइड्रेट है, और जो शर्करा है वो आपका सरल कार्बोहाइड्रेट है। तो सरल शर्करा में बदल देता है, जिसको मल्टोज कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो उस समय यानी स्टार्च जब टूट करके सरल शर्करा जो बनता है उसका नाम होता है मल्टोज। यानी कि मुंह में जो होता है आपका पाचन किसका होता है, स्टार्च का पाचन होता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है मुंह से, उसमें स्टार्च का पाचन होता है। किसके माध्यम से, जो हमारी लार ग्रंथि होती है उसमें एक एंजाइम निकलता है एमाइलेज। एमाइलेज के माध्यम से जो है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का पाचन होता है। अब यहाँ पे जो भोजन होता है उसमें लार को मिलाना, अच्छे से मिला देना भी हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों, क्योंकि अगर लार को हम अच्छे से नहीं मिलाएंगे तो हमारा भोजन जो होगा वो मुलायम नहीं होगा। ठीक है, अगर मुलायम नहीं होगा तो यहाँ से आगे आने में हमको परेशानी होगी। तो इसलिए लार का भोजन में अच्छी तरह से मिल जाना भी
आवश्यक होता है। फिर हमारा अगला स्टेप है ग्रसिका, यानी कि ये जो है आपकी ग्रसिका है। अब भोजन को हम मुंह में लार से अच्छे से मिला लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट टूट करके सरल कार्बोहाइड्रेट में बदल जाता है, यानी कि स्टार्च जो है आपका सरल शर्करा हो जाता है। इसके बाद भोजन जो है आपका ग्रसिका में आता है। ठीक है, तो यहाँ ग्रसिका में कोई विशेष क्रिया नहीं होती है। ग्रसिका के माध्यम से हम भोजन को आमाशय में लाते हैं। अब लाते कैसे हैं? अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ है कि जो भोजन है, ठीक है, भोजन जो है हमारा स्टेप वाइज जाता है। पहले ग्रसिका में आया तो ग्रसिका में तो भोजन रुकेगा नहीं, वहाँ से वो सीधे आमाशय में आएगा। लेकिन अब सीधे आमाशय में आएगा कैसे? सीधे आमाशय में तो सीधे तो आ नहीं सकता है, या उसको पाइप के द्वारा माध्यम से ठेल के गिराया तो नहीं जा सकता है। तो वो वहाँ से चल के आता कैसे? यानी कि मुख से, ग्रसिका से फिर वो आमाशय में आएगा भोजन। तो 2-3 घंटे आमाशय में रहेगा, वहाँ पे उसका पाचन होगा और फिर वो ऑटोमेटिक आपका क्षुद्रांत में आ जाता है। क्षुद्रांत में भी कुछ टाइम रहेगा, वहाँ भी उसका पाचन होगा। फिर वो ऑटोमेटिक आपका बृहदांत में आ गया, वहाँ भी वो कुछ टाइम वैसे ही रहेगा, वहाँ भी उसका पाचन होगा। तो अपने आप जो है वो भोजन आगे बढ़ता कैसे है? ठीक है, तो बढ़ता कैसे है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, ग्रसिका जो है मुंह से आमाशय तक भोजन को ग्रसिका की क्रमांकुचन गति द्वारा ले जाया जाता है। यानी कि यहाँ पे एक वर्ड आया आपका क्रमांकुचन, ये आपको याद रखना है कि भोजन जो है मुंह के बाद भोजन हमारे अंदर कैसे जाता है, यानी कि ग्रसिका से आमाशय में कैसे जाता है। तो वो जो होता है कैसे जाता है? क्रमांकुचन गति द्वारा जाता है। या ऐसे समझ लीजिए कि पूरे पाचन तंत्र में भोजन गति कैसे करता है। तो जो भोजन होता है, यानी भोजन के जो कण होते हैं वो कैसे गति करते हैं? तो वो आहार नाल के क्रमांकुचन गति, यानी कि क्रमांकुचन द्वारा गति करते हैं। कैसे? क्रमांकुचन गति का मतलब होता है कि मांसपेशियों का सिकुड़ना और फैलना, ठीक है, यानी कि जो मांसपेशियां होती हैं उनका हमेशा शिथिलन होता रहता है। यानी कि ये जो मांसपेशियां वो हमेशा ऐसे फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। ठीक है, फैलती और सिकुड़ती रहती हैं, जिसके माध्यम से जो भोजन है वो हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है। और जैसे आमाशय में 2-3 घंटे रुका, फिर वहाँ से वो आगे बढ़ जाएगा, वहाँ पे पाचन हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो क्या उसको हम ठेल के तो ले नहीं जाते हैं। तो होता क्या है कि जो मांसपेशी, यानी कि जो आमाशय की दीवारें हैं या पूरे आहार नाल की जो भी आपकी मांसपेशियां, वो हमेशा क्या होती हैं? फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। उसी को बोला जाता है क्रमांकुचन, यानी कि मांसपेशियों को फैलने और सिकुड़ने की क्रिया को क्रमांकुचन गति कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा भोजन कैसे जाता है, याद रखेंगे आप लोग कि क्रमांकुचन गति के द्वारा जो भोजन होता है पूरे आहार नाल में गति करता है। ठीक है, अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो भोजन जो है आपका ग्रसिका से आमाशय में प्रवेश करता है। तो जब ग्रसिका से आमाशय में प्रवेश करेगा तो आमाशय की एक विशेषता है कि वो आमाशय भी, उसकी जो दीवारें होती है वो हमेशा फैलती और सिकुड़ती रहती हैं। यानी कि जैसा भोजन आएगा उस हिसाब से वो फैलेगा और सिकुड़ेगा। और ये जो होता है आमाशय जो होता है 25 से 30 सेंटीमीटर जो होता है लंबा और 7 से 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, यानी कि आमाशय जो है 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा होगा और 7 से 10 सेंटीमीटर जो होगा ये चौड़ा होगा। आमाशय में क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि जो आमाशय होता है, आमाशय में भोजन करीब 2 से 3 घंटे रहता है और वहाँ पे पाचन होता है। तो पाचन किसका होता है? तो जो आमाशय है उसमें सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है। ठीक है, यानी कि आमाशय के अंदर किसका पाचन होगा? सिर्फ प्रोटीन का। आमाशय के अंदर सिर्फ प्रोटीन का पाचन होता है। अब वो पाचन कैसे होता है? तो आमाशय में जो होता है जठर ग्रंथि पाई जाती है। आमाशय के अंदर जठर ग्रंथि पाई जाती है जो 3 एंजाइम का स्रावण करती है। यानी कि जठर ग्रंथि से 3 एंजाइम निकलते हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। जो जठर ग्रंथि है वहाँ से 3 एंजाइम, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। अब पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन जो होता है आपका प्रोटीन का पाचन करता है। देखिए जो पेप्सिन है आपका एक पाचक एंजाइम है, क्या करता है? प्रोटीन का पाचन। पेप्सिन के माध्यम से प्रोटीन का पाचन होता है।
लेकिन पेप्सिन, जो पेप्सिन एंजाइम है, उसको कार्य करने के लिए जो आपका ये आमाशय है, इसके अंदर अम्लीय माध्यम होना चाहिए। यानी कि जब अम्लीय माध्यम होगा, यानी जो मीडियम है अम्लीय होगा, भोजन का जो होगा वो अगर अम्लीय होगा तभी उस पर पेप्सिन कार्य करेगा। ठीक है, तो अब आमाशय में अम्लीय माध्यम कहाँ से आता है? तो वो माध्यम जो है तैयार करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यानी कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पाचन में या आमाशय में जब पाचन होता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या कार्य है, तो वहाँ पे अब सबसे पहली चीज़ क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो अम्लीय माध्यम तैयार करता है। ठीक है, दूसरा है आपका पेप्सिन की क्रिया में सहायता करता है। यानी कि जो पेप्सिन आगे की क्रिया होती है उसमें वो सहायता करता है, क्योंकि जब वो अम्लीय माध्यम तैयार करेगा तभी जो है पेप्सिन वहाँ पे कार्य करेगा। और भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कार्य हैं, बहुत सारी बैक्टीरिया या भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करने में भी सहायक होता है। और कुछ जब हम भोजन करते हैं तो बहुत सारी बैक्टीरिया भी हमारे साथ आ जाती हैं, तो उन बैक्टीरियाओं को ये जो है अम्लीय अम्ल जो है वो, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है उनको मारता है और भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करने में भी सहायक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ये आपके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 4-5 कार्य हैं। क्या? सबसे पहला कार्य है कि वो अम्लीय माध्यम कार्य तैयार करता है। दूसरा, पेप्सिन की क्रिया में सहायता करता है। तीसरा आप लिख सकते हैं कि भोजन के छोटे छोटे टुकड़े करने में सहायता करता है और भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आती हैं उसको मारने में सहायक होता है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि जो आमाशय की भित्ति होती है वो बहुत ही नाजुक होती है। यानी कि जो आमाशय का आंतरिक स्तर होता है, दीवार होती है, वो बहुत ही नाजुक होती है। लेकिन ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही प्रबल अम्ल है। ठीक है, यानी ये इतना प्रबल है कि अगर इसको कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो वो इसको जला देगा। कभी कभी आप देखते हैं कि एसिडिटी की समस्याएं होती हैं, यानी कि पेट में जलन की तरह से होता है, तो वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता से होता है, यानी कि एसिडिटी उसको बोला जाता है। तो इसके नियंत्रण के लिए, यानी कि जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाता है तो उसका प्रभाव निष्क्रिय किया जाए, यानी कि प्रभाव को कम किया जाए, उसके लिए हमारा आता है श्लेष्मा। यानी कि जठर ग्रंथि जो है श्लेष्मा को प्रवाहित करती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है कि जो आमाशय के आंतरिक स्तर को अम्ल से रक्षा करता है, यानी कि अम्ल जो है आमाशय के आंतरिक स्तर को कोई नुकसान न पहुंचाए, यानी कि जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसको नियंत्रित करने का कार्य जो है श्लेष्मा करता है। ठीक है, तो आमाशय से भोजन आपका आता है क्षुद्रांत में। ठीक है, आमाशय में जब भोजन पच जाता है तो वहाँ से जो भी पाचन होता है उसके बाद हमारा भोजन जो आता है कहाँ पे आएगा, वो क्षुद्रांत में आ जाता है। अब क्षुद्रांत में क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्षुद्रांत में कौन कौन से पाचक रस आते हैं, यानी कि कौन कौन से एंजाइम आते हैं। तो सबसे पहला हमारा यकृत से जो है पीत रस आता है, ये यहाँ से। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो एंजाइम है वो कौन सा है, पीत रस। जो हमारी यकृत ग्रंथि है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है, पूरे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। इससे पीत रस निकलता है, यानी कि यकृत में पित्ताशय पाया जाता है, जहाँ से पीत रस का स्रावण जो होता है, यानी कि पीत रस जो है क्षुद्रांत में जाता है। फिर अग्नाशय, ये रहा आपका अग्नाशय। अग्नाशय से जो है अग्नाशयी रस। फिर ये जो क्षुद्रांत होता है, क्षुद्रांत की भित्ति में जो क्षुद्रांत होता है, यानी कि क्षुद्रांत की जो दीवारें होती हैं वहाँ से हमको आंत्र रस निकलता है। जो क्षुद्रांत होता है वहाँ से आपका निकलता है आंत्र रस। यहाँ पे आपका जो क्षुद्रांत है वहाँ पे पूरा फाइनल पाचन हो जाता है, यानी कि जो हमारा क्षुद्रांत है उसमें कुल पाचन हो जाता है, यानी कि वसा का सबसे मेन रूप से पाचन होता है वसा का। उसके बाद जो आपके शेष प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, जो भी है, उनका पाचन क्षुद्रांत में पूरी तरह से हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, सबसे पहले हमको यकृत से जो है पीत रस निकलता है, या उसको पीत लवण भी बोला जाता है। उसका कार्य क्या है, जो पीत रस होता है
वो क्या करता है कि जो माध्यम है यानी कि क्षुद्रांत का जो माध्यम है उसको अम्लीय कर देता है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि जब आमाशय में भोजन जो था जो भोजन है नहीं सॉरी यहाँ पे जो क्षुद्रांत है, क्षुद्रांत का जो माध्यम उसको क्षारीय कर देता है। जैसा कि हमने पहले बताया कि जब भोजन हमारा आमाशय में था तो वो जो था अम्लीय था, अम्लीय था ना, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो था वो भोजन को अम्लीय किया था। तो जब भोजन हमारे क्षुद्रांत में आता है तो ये जो पीत रस होता है वो क्या करता है कि भोजन का जो माध्यम है, या ऐसे कह लीजिए कि जो इस क्षुद्रांत का माध्यम है उसको क्या बना देता है, क्षारीय बना देता है। क्षारीय क्यों? क्योंकि ये जो हमारा अग्नाशयी रस है, अग्नाशयी रस और आंत्र रस, ये दोनों जो है क्षारीय माध्यम में सक्रिय होते हैं, यानी कि क्षारीय माध्यम में ही कार्य करते हैं। तो इनके लिए क्षारीय माध्यम तैयार करता है आपका पीत रस। दूसरी चीज कि जो हमारे यहाँ से अभी तक हमने वसा का पाचन नहीं किया है, यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट पचाया, यहाँ पे हमने प्रोटीन को पचाया, लेकिन हमारा जो वसा है वो सेब बचा है। तो जो वसा होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड। तो वो क्या होता है, बड़ी गोलिका के रूप में होता है, यानी कि जो हमारा वसा यहाँ से आता है वो यहाँ तक आते आते बड़ी गोलिकाओं के रूप में इकट्ठा हो जाता है। तो ये पीत रस क्या करता है, उस वसा को विभाजित कर देता है छोटी गोलिका में। जैसे इमल्सीकरण किया जाता है, इमल्सीकरण किया जाता है, उस तरह से जो वसा की बड़ी गोलिकाएं हैं उनको छोटी गोलिकाओं में विभाजित कर देता है। यानी कि ये आपका पीत रस का क्या क्या कार्य है? सबसे पहला कार्य क्षारीय माध्यम तैयार करता है, क्षुद्रांत में क्षारीय माध्यम तैयार करता है। दूसरा, वसा की बड़ी गोलिकाओं को वो छोटी गोलिकाओं में विभाजित कर देता है। ठीक है, अब आगे का कार्य करता है अग्नाशय। अग्नाशय से जो है अग्नाशयिक रस निकलता है, जहाँ से दो एंजाइम आपके स्रावित होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है कि जो हमारा अधपचा प्रोटीन है, यानी कि हमने यहाँ पे जो कुछ प्रोटीन पचाया लेकिन कुछ बच गया, यानी कि अधपचा समझ लीजिए, यानी कि शेष प्रोटीन। तो जो शेष प्रोटीन है उसको पचाता है, जिसको बोलते हैं पेप्टोन्स। जो हमारा शेष प्रोटीन बचता है उसको बोला जाता है पेप्टोन्स, उसको जो है ट्रिप्सिन पचाता है। लाइपेज, लाइपेज क्या करता है, जो वसा की छोटी गोलिकाएं हैं, जो वसा की आपकी छोटी गोलिका है उसको पचाने का कार्य करता है। इसके बाद आंत्र रस, यानी कि जो क्षुद्रांत की भीति में पाया जाता है, आंत्र रस स्रावित, जो क्षुद्रांत की भीति की ग्रंथियां होती है वो आंत्र रस स्रावित करती हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा अंतिम पाचन, यानी कैसे पूछ सकता है कि जो अंतिम पाचन होता है वो कहाँ पे होता है, तो वो होता है आपका आंत्र रस के द्वारा। जो अंतिम पाचन होता है क्षुद्रांत में वो आंत्र रस के द्वारा होता है। और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, यानी कि आंत्र रस से कुछ एंजाइम निकलते हैं जिसको आपको याद नहीं करना है, बस यहाँ पे ये याद करना है कि कार्बोहाइड्रेट किस में बदलता है, ग्लूकोज में। वसा बदल जाता है वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में। प्रोटीन बन जाता है आपका अमीनो अम्ल। यानी कि जो हमारा आंत्र रस होता है उसके जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं, वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। इसको आपको याद रखना जरूरी है कि यानी कि जो ऐसे पूछा जा सकता है कि जब पाचन के अंत में कार्बोहाइड्रेट क्या बनता है, वसा क्या बनता है, प्रोटीन क्या बनता है। ठीक है, अब ये जो है हमारे सरल अणुओं में विभाजित हो गए। इनको जो है हमारी क्षुद्रांत की भीति जो है अवशोषित करेगी। अभी मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि कैसे अवशोषित करती है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो बॉडी उसमें भोजन का पाचन कैसे होता है, और अंतिम में जो हमारा पाचन होता है वो होता है क्षुद्रांत में। इसके बाद क्या होता है, जो भोजन होता है उसको क्षुद्रांत के माध्यम से अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि अब हम पढ़ेंगे अवशोषण को, यानी अवशोषण कैसे होता है, जो भोजन होता है उसका अवशोषण कैसे होता है। तो भोजन का सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो भोजन का अवशोषण होता है क्षुद्रांत में। यानी कि क्षुद्रांत जो है भोजन को अवशोषित करता है। कैसे करता है,
जो क्षुद्रांत होता है उसमें कुछ अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है, अंगुली की तरह से कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम बोलते हैं दीर्घरोम। यानी कि दीर्घरोम किसे कहते हैं? दीर्घरोम किसे कहते हैं? क्षुद्रांत की भीति पर अंगुली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको बोला जाता है दीर्घरोम। तो इस दीर्घरोम की विशेषता क्या है? ये दीर्घरोम जो होती हैं ये अपना क्षेत्रफल जो है, इसके माध्यम से जो है क्षुद्रांत का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, ये जो है, जो आपका ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज या ग्लिसरॉल जो भी है आपका उपयोगी पदार्थ, उनको ये जो है अवशोषित कर लेती है यहाँ से। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे आप अंदर देख रहे हैं, ये जो है रुधिर वाहिका, यानी कि जो आपका दीर्घरोम है, दीर्घरोम के अंदर बहुत सारी मात्रा में रुधिर वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो अब जब इनको ये अवशोषित कर लेते हैं, ग्लूकोज को, ग्लिसरॉल को, वसा अम्ल को, जब ये अवशोषित कर लिए जाते हैं तो ये क्या होते हैं कि यहाँ से जाकर के रुधिर वाहिकाओं में चले जाते हैं, जिससे वो रुधिर में मिल जाते हैं और रुधिर के माध्यम से जो है वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से अवशोषण हो जाता है, यानी कि जो हमारे लिए उपयोगी पदार्थ है उसका अवशोषण हो जाता है। तो उसके बाद जो शेष पदार्थ यानी कि जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है वो आगे आता है, आपका आ जाता है बृहदांत में। ठीक है, इसको बड़ी आंत बोला जाता है। बृहदांत में क्या होता है? बृहदांत में भी इसी तरह से दीर्घरोम पाए जाते हैं, जो यहाँ पर भी अवशोषण होता है कुछ चीज़ों का, जैसे वाटर हो गया, वाटर का अवशोषण कर लेते हैं और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये रहा आपका मनुष्यों में पोषण, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके।